मोहम्मद सारिक एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करना चाहता था, बहुत लोगों को मारना चाहता था, आतंक फैलाना चाहता था और उसके लिए उसने प्रेशर कुकर के अंदर बॉम्ब बनाया और उस प्रेशर कुकर वाले बॉम्ब को अपने बैग में रख के वो ऑटो रिक्शा में बैठता है और ऑटो रिक्शा को लेके ब्लास्ट करने जा रहा होता है। लेकिन उस ब्लास्ट करने से पहले ही वो जो बॉम्ब होता है उसके मुंह पे ही फट जाता है और पूरा जो इलाका होता है वो धुआं धुआं हो जाता है। फिर लोग आते हैं, पुलिस आती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। फिर जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि ये तो भाई एक आतंकवादी था जो कि बॉम्ब ब्लास्ट करके लोगों को मारने आया था, लेकिन इसका बनाया हुआ जो बॉम्ब था वो इसी के मुंह पे फट गया और ये खुद हॉस्पिटलाइज हो गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसका जो कनेक्शन है क्या कहीं और भी है। सितंबर में माज मुनीर अहमद और सैयद यासीन को गिरफ्तार किया गया जो कि मंगलुरु के थे और इनके जो लिंक्स थे वो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट से थे और इसी केस में मोहम्मद सारिक एक सस्पेक्ट था। पुलिस को पता था कि इस मोहम्मद सारिक भी इसमें इन्वॉल्व है और उसके भी कनेक्शन आईएसआई से कहीं ना कहीं जरूर है, इसलिए पुलिस उसके ऊपर कड़ी नजर रख रही थी। अच्छा, अब ये जो मोहम्मद सारिक है इसे पहले भी अरेस्ट किया गया था और इसके ऊपर यूएपीए चार्ज भी लगा हुआ था। मंगलुरु की दीवारों पर इसने ग्राफिटी पेंट किया था और उस ग्राफिटी पेंट में आप देख सकते हो कि इसने क्या लिखा था, डू नॉट फोर्स अस टू यूनाइट, लश्कर तैयबा एंड तालिबान टू डील विद संगीज एंड मनवेदीज, लश्कर जिंदाबाद। और इस कारण से इसके ऊपर यूएपीए लगा, ये जेल भी गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये तो एक भटका हुआ नौजवान है तो इसे बेल दे दो, ये रास्ते पे आ जाएगा और फिर सुधर जाएगा। इसके बाद मोहम्मद सारिक को एक मौका मिल गया और उसने बॉम्ब बनाना शुरू किया। हालांकि वो काम तो पहले से ही कर रहा था, लेकिन अब वो इस काम में और जोरों शोरों से लग गया। जितने भी बॉम्ब बनाने के सामान होते हैं ना, चाहे फिर आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की बात कर लो, जिलेटिन की बात कर लो, सारे इंग्रेडिएंट्स को इसने इकट्ठा किया, प्रेशर कुकर के अंदर एक बॉम्ब बनाया और बॉम्ब को फोड़ने के लिए वो जा रहा था, तभी ऑटो रिक्शा के अंदर उसका जो बॉम्ब था उसी के मुंह पे फट गया। तो कोर्ट से बेल मिलने के बाद ये वापस जाता है और एक आधार कार्ड चुराता है, एक हिंदू इंसान का आधार कार्ड लेता है, क्योंकि इसे भी पता था कि अगर मैंने अपना असली नाम बताया, अपना आधार कार्ड बताया तो कोई मुझे पहले तो रूम नहीं देगा और अगर रूम भी देगा तो शक की निगाहों से देखेगा कि कहीं ये कोई बॉम्ब वाला तो नहीं है। तो इसने प्रेमराज नाम के एक हिंदू इंसान का आधार कार्ड चुराया जो कि हुबली का रहने वाला था और उसके आधार कार्ड को लेके इसने फॉर्ज किया, अपना फोटो लगाया, लेकिन बाकी के जो डिटेल्स थे वो प्रेमराज का ही था और फिर इसने एक रूम रेंट पे लिया। फिर बिटकॉइन की मदद से इसने अलग अलग आतंकवादियों से पैसे लिए ताकि वो जो आतंकवादी जिन्होंने इसे पैसे भेजे हैं वो ट्रैक ना हो पाए और उन आतंकवादियों को अगर कोई ट्रैक कर रहा हो तो उन्होंने किसको पैसे भेजे हैं ये किसी को पता ना चल पाए। तो इसलिए इसने बिटकॉइन में पैसे लिए और फिर उन पैसों को जितने भी एक्सप्लोसिव बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको खरीदा और फिर उस रूम के अंदर बॉम्ब बनाने की तैयारी करने लगा। बॉम्ब बनाने के बाद एक बड़ा सा बैग खरीदता है और फिर एक मास्क भी खरीदता है और आप जानकर चौंक जाओगे कि वो जो मास्क था वो ईसा फाउंडेशन का था। जी हाँ, मैं उसी ईसा फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ जो कि सदगुरु का फाउंडेशन है। अब इसने सदगुरु का जो फाउंडेशन है, ईसा फाउंडेशन, उसका ही मास्क क्यों यूज किया ये पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये चाहता था कि जब ये मर जाए, यानी कि जब ये सुसाइडल अटैक करेगा, लोग मरेंगे, ये भी मरेगा, तो इसके पास से जो मास्क बरामद होगा वो ईसा फाउंडेशन का होगा और इसका जो आधार कार्ड होगा वो भी एक हिंदू का होगा। तो सबको यही लगेगा कि जो ईसा फाउंडेशन है ना, उन्होंने ही बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है और ये उनका ही आदमी है और ये कोई हिंदू इंसान है। तो जो शुरुआत में न्यूज फैलेगा पूरे दुनिया में वो ये फैलेगा कि एक हिंदू ने ही बॉम्ब ब्लास्ट किया और इतने लोगों को मार दिया। हालांकि बाद में पुलिस पता लगा लेगी ना, ये पता लगा लेगी कि इसके पीछे सच्चाई क्या है, लेकिन जो फेक न्यूज होता है ना वो सबसे पहले फैलता है और वो बहुत तेजी से फैलता है। तो जब तक सच्चाई बाहर आएगी तब तक पूरे दुनिया के अंदर ये अफवाह फैल चुकी होगी कि एक हिंदू ने बॉम्ब ब्लास्ट किया और बहुत लोगों को मार दिया और ऊपर से सदगुरु का जो ईसा फाउंडेशन है उसका नाम बर्बाद होगा सो अलग। तो इसने वो ईसा फाउंडेशन का मास्क पहना, बैग के अंदर प्रेशर कुकर वाला बॉम्ब रखा और ये चल पड़ा ऑटो रिक्शा लेने के लिए। ऑटो रिक्शा लेके ये बॉम्ब फोड़ने ही जा रहा था। अब इसने यूट्यूब से बॉम्ब बनाना तो सीख लिया, लेकिन पढ़ाई लिखाई तो उसके लिए भी जरूरी होती है, कैलकुलेशंस का महत्व तो उसमें भी ज्यादा होता है। अब जिनके लिए धरती ही चपटी है, जिनको यही नहीं पता है कि धरती गोल है कि धरती चपटी है, वो क्या ही कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ होगा और आईडी का प्रोग्रामिंग गलत हुआ और वो जो बॉम्ब था इसके मुंह पे ही फट गया। मुंह पे फटने के बाद ही जो बेचारा ड्राइवर था उस ऑटो का वो भी घायल हो गया। ये तो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ ही, वो बेचारा ऑटो वाला भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। लेकिन अभी तक लोगों को ये नहीं पता था कि ये बॉम्ब लेके जा रहा था। लोगों को लगा कि बस ऐसे ही कोई सा ब्लास्ट हुआ होगा, हो सकता है कि जो ऑटो था उसका सीएनजी सिलेंडर फट गया होगा। लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि ये इंसान जो हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ है यही बॉम्ब लेके जा रहा था और वो बॉम्ब इसके मुंह पे ही फट गया। फिर पुलिस इसके रेसिडेंस पे जाती है। वहां पे जाके जब ये पूछताछ करती है तो वहां के जो ओनर होते हैं उन्होंने कहा कि इसने अपना नाम प्रेमराज बताया और ये हुबली का रहने वाला है, इसने ये बताया। फिर उस आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस था, पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि जिसका एड्रेस दिया हुआ था उस आधार कार्ड में, उस इंसान का जो आधार कार्ड है वो बहुत पहले चोरी हो गया था। अब जिसका आधार कार्ड था उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो यहाँ से एक चीज आप गौर कर लीजिए कि अगर आपका कोई भी आधार कार्ड चोरी होता है, पैन कार्ड चोरी होता है
या आपका वोटर आईडी कार्ड चोरी होता है तो आप जल्द से जल्द एक एफआईआर करवाओ, ताकि आपका जो आधार कार्ड है, बाकी के जो और डॉक्यूमेंट्स है, वो किसी गलत काम में ना आ जाए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो मोहम्मद सारिक ने किया। फिर पुलिस सेंट्रल एजेंसी से बात करती है, बाकी की जो स्टेट की पुलिस होती है उनसे बात करती है, तब पता चलता है कि भाई इसके ऊपर तो ऑलरेडी यूएपीए लगा हुआ था और इसके ऊपर पुलिस वाले नजर भी रख रहे थे, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो आईएसआईएस से बताया जा रहा था। अब ये जो पूरा मामला है ना, इसका कनेक्शन भी और कई कनेक्शन से जुड़ रहा है। जैसे कि तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर में एक ब्लास्ट हुआ था 25 अक्टूबर को, और उस ब्लास्ट में एक जिहादी मारा गया था जिसका नाम था जमेशा मुबीन। हुआ ये था कि एक कार था और उसके अंदर एलपीजी सिलेंडर था और वो ब्लास्ट कर गया, फट गया, और उस कार के अंदर जो बैठा हुआ था जमेशा मुबीन, वो वहीं पे मर गया। लोगों को स्टार्टिंग में लगा कि ये नॉर्मल कार के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर होगा वो फटा होगा, इसके कारण इस व्यक्ति की मौत हुई। लेकिन छानबीन हुआ तब पता चला कि भाई इस इंसान ने खुद वो एलपीजी का बॉम्ब बनाया था और उस एलपीजी बॉम्ब को वो ब्लास्ट करने ले जा रहा था, लेकिन वो एलपीजी बॉम्ब इसके कार में ही ब्लास्ट हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि ये जो जमेशा मुबीन था, जब ये बॉम्ब लेकर जा रहा था ना, तो इसने भी एक बड़ा सा बैग खरीदा था और उस बड़े से बैग में ही उसने उस एलपीजी बॉम्ब को रखा था। और यही सेम काम मोहम्मद सारिक ने भी किया था। उसने भी बॉम्ब बनाया और एक बड़े से बैग में उस बॉम्ब को रख के वो वहां से निकल गया। फिर कार ब्लास्ट वाला जमेशा मुबीन जो था, उसके घर से भी बहुत सारे एक्सप्लोसिव बरामद हुए। फिर ये जो मोहम्मद सारिक है, इसके भी घर से बहुत सारे एक्सप्लोसिव बरामद हुए। इन दोनों मामलों को देखने के बाद, इन दोनों मामलों को जानने के बाद आपको सबसे हैरान करने वाली बात कौन सी लगी? मेरे लिए सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि कोर्ट ने इसे बेल दिया कि ये भटका हुआ नौजवान है, ये कहीं सुधर जाएगा, लेकिन इन जनाब के दिमाग में तो कोई और ही प्लान चल रहे थे। ये चाहते थे और बड़ा ब्लास्ट करना और लोगों को मारना। तो हमारे न्यायालय के जितने भी जजेस हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि सर, अगर ऐसे केसेस आपके पास आए तो आप ऐसे लोगों को बेल मत दिया करें। नहीं तो आप देख सकते हैं कि ऐसे लोगों को अगर एक चांस भी मिलेगा तो वापस से वो फिर से वही काम करेंगे और मास लेवल पे करेंगे। अच्छा, हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स हैं जो कि खुद को जर्नलिस्ट समझते हैं और वो भी यही बात कहते हैं कि ये लोग भटके हुए नौजवान हैं, ये अपने रास्ते से भटक गए हैं, तो इन्हें बेल मिल जाना चाहिए, इनको क्षमा कर देना चाहिए। फिर यही लोग आते हैं और बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट करके चले जाते हैं। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है। और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि सरजील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों को बेल मिलना चाहिए, उनको जेल से बाहर निकाल देना चाहिए, वो लोग भी ऐसे ही आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि निकलने के बाद प्रोबेबली कहीं पे दंगा करवा सकते हैं या फिर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करवा सकते हैं या उससे भी ज्यादा आतंक फैला सकते हैं। वैसे आप सभी लोग इस पूरे मामले के ऊपर अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं।